हेलो बच्चों। तो मैं प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी डीटी सर आ गया हूँ सेकंड वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेके, है ना। आप लोगों को उसको अच्छे से समझना है। फर्स्ट वीडियो में अटेंडेंस थी, लाइव अटेंडेंस काफ़ी थी, बट स्टिल इट वाज नॉट मैक्सिमम, है ना। 40-50 स्टूडेंट्स लाइव एट अ टाइम देख रहे थे। बट अगेन आई वांट ऑल दी स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट लाइव, बिकॉज ये लेक्चर्स में फ़ायदा तभी होना है जब इनके कुछ भी डाउट्स अगर आते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली उसी समय उसको क्लियर कर सकूँ। तो आई विल बी अवेलेबल ऑन लाइव चैट, आपको भी रहना है। मेक श्योर आने वाले लेक्चर्स में भी आप लोग लाइव अवेलेबल रहें, ठीक है। तो इसलिए मैं एक दिन उसको यूट्यूब पे लाइव डाल रहा हूँ एंड उसके बाद फिर उसको हटाया जा सकता है, करेक्ट। तो मेक श्योर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस दें, और अटेंडेंस देने का सिंपल तरीका है, जो जैसे ही वहाँ पर ज्वाइन करेगा कमेंट में अपना नाम लिख दो, और हाई हेलो नहीं भी लिखो चलेगा, बट एटलीस्ट अपना नाम लिख दो, तो आई विल कम टू नो कि हाँ दीज पीपल आर प्रेजेंट। और जो रेगुलरली एबसेंट है या जो लाइव सेशंस को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो उसका मैं अच्छा इंतज़ाम कुछ और करूँगा। तो इसीलिए आई वांट कि जो लोग अच्छे से सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो लाइव सेशंस में ज़रूर रहें। ये खास तौर पर मेरे स्टूडेंट्स के लिए था। जो मेरे स्टूडेंट्स के अलावा देख रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोग देख सकते हैं कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चार्ज को स्टडी कर लिया था कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे बेसिक आधार था, वो चार्ज था, वो होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी। अब हमें आगे पढ़ना है कि इन चार्जेस से एसोसिएटेड कुछ लॉज बनाए गए थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ था व्हिच इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। बट बिफोर दैट एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है, किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक प्लस क्यू का चार्ज लिया और इसके बगल में मैंने एक न्यूट्रल स्फीयर रख दिया। माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या ये प्लस क्यू का चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? ये तो हमें मालूम है कि अगर ये माइनस क्यू होता तो ये अट्रैक्ट करता है ना, लेकिन ये न्यूट्रल है, तो अब अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा या कुछ नहीं होगा? तो कमेंट में मेंशन करो, है ना, मैं वेट कर रहा हूँ। राइट, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, है ना। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर ये बॉडी पे चार्ज प्लस क्यू आया है तो उसके कारण यहाँ एक माइनस डेवलप होगा। अगर ये कंडक्टर है परफेक्ट, तो माइनस क्यू डेवलप होगा। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो स्फीयर है इससे ये वाला चार्ज नजदीक है, तो यहाँ एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और चूंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए इस हिस्से को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब दोनों तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, लेफ्ट में अट्रैक्शन और राइट में रिपल्शन। तो लेफ्ट का फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन, और ये ज्यादा हो गया तो रिपल्शन। तो ये कौन डिसाइड करेगा कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ये डिसाइड करता है डिस्टेंस। अगर मान लीजिए एक चार्ज के नजदीक कोई दूसरा चार्ज है या पार्टिकल है, तो नजदीक वाले पर फोर्स ज्यादा लगता है, तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर नजदीक है इसके, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स या नेगेटिव चार्ज नजदीक है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो F अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन F रिपल्शन, और अट्रैक्शन का फोर्स अगर रिपल्शन से ज्यादा आ जाए तो F नेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, F रिपल्सन। तो इसका मतलब F अट्रैक्टिव। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बॉडी है या कंडक्टर है ना, F अट्रैक्शन माइनस F रिपल्शन। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा कंडक्टर है वो अगर न्यूट्रल है और पॉजिटिव चार्ज के बगल में रख दिया तो वो अट्रैक्टेड रहेगा और वो इनअफेक्टेड नहीं रहेगा, ना रिपेल कर रहा है ना कुछ। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर मैं यहाँ माइनस क्यू कर दूं तो क्या होगा, है ना। माइनस क्यू क्या न्यूट्रल कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा? तो देखते हैं, सिंपल है ये भी, आप रिप्लाई कर सकते हो, है ना, अगर आपको समझ में आ गया है तो। यहाँ माइनस क्यू लेंगे, ये न्यूट्रल है, अब माइनस क्यू क्या करेगा, प्लस को इंड्यूस करेगा यहाँ, और यहाँ रहेगा नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। इसका होगा फिर से वही अट्रैक्शन, और इसका होगा रिपल्शन। चूंकि ये नजदीक है इसके, इसीलिए F अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा और F रिपल्शन कैसा रहेगा, कम। तो यहाँ भी F नेट जो होगा वो F अट्रैक्शन माइनस F रिपल्शन बचेगा, अर्थात यहाँ भी हम सीधा सीधा कहेंगे कि अट्रैक्शन होने लगेगा। तो इससे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया कि अगर मैं एक चार्ज कंडक्टर के बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर को लेके आता हूं, तो चार्ज कंडक्टर न्यूट्रल कंडक्टर को हमेशा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो
चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अब मेरे सामने जो फाइनल कंक्लूजन आ गया वो इस तरीके का है कि अगर एक प्लस को प्लस के बगल में रखूं तो रिपल्शन, प्लस को माइनस के बगल में रखूं अट्रैक्शन, माइनस को माइनस के बगल में रखूं रिपल्शन। सभी क्लियर है? और अगर मैं प्लस को न्यूट्रल के बगल में रखूं, कैपिटल एन से इंडिकेट कर देता हूं, तो यहां भी क्या होगा, अट्रैक्शन। माइनस को न्यूट्रल के बगल में रखूं तो अभी क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अब इससे एक बात तो समझ में आ गया कि अट्रैक्शन हो रहा है तो एक बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरी बॉडी का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है, एक बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। अच्छा, तो फिर कैसे पता चले किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, कैसे पता करें इस चीज को किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं? तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये रहेगा कि अगर मान लीजिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इसके बगल में प्लस रखा, अट्रैक्शन हो रहा है, इसके बगल में माइनस रखा, अभी भी अट्रैक्शन हो रहा है, और इसके बगल में न्यूट्रल रख दूं अगर तो कुछ नहीं हो रहा। करेक्ट? अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक बॉडी है जो पता नहीं है न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और वो कह रहे हैं कि ये रिपेल कर रहा है। करेक्ट? अगर इस प्लस से ये बॉडी रिपेल कर रही है तो दो चीजें फिक्स है, ये माइनस नहीं हो सकता और रिपल्शन हो रहा है इसीलिए ये न्यूट्रल भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या रह गया, पॉजिटिव। यानी कि अगर ये बॉडी रिपेल कर रही है तो पक्का इसका चार्ज होना जरूरी है, और कैसा चार्ज होना जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिल गया जिसको आप नोट करके लिख सकते हैं। आप नोट करके लिख लीजिए इसको, रिपल्शन, रिपल्शन is the shortest of electrification. Repulsion is the shortest for electrification. Repulsion is the shortest for electrification. That is, a body can repel only if it has some charge. A body can repel only if it has some charge. सिंपल भाषा में एक बॉडी अगर रिपेल कर रही है मतलब उसमें चार्ज होना जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी रिपेल नहीं कर सकती है ना। तो अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से रिपेल कर रही है इसका मतलब दूसरी बॉडी और पहली बॉडी में कोई ना कोई चार्जेस है और अनलाइक है वो। करेक्ट? तो ये हमारे सामने एक छोटा सा पॉइंट आ गया जिसको आप नोट कर सकते हो। अब हम अपने लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है, इसको देखते हैं जरा ये क्या है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खासतौर पर जिन लोगों ने ग्रेविटेशन मेरे से पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा ध्यान से सुनो इसको। अगर मैं कोई भी दो चार्जेस लेता हूं, लेट अस से एक चार्ज है प्लस क्यू और या ऐसा कह दो एक चार्ज है Q1 और इससे कुछ दूरी पर मैं एक दूसरा चार्ज लेता हूं Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R। ठीक है? तो मैंने दो चार्जेस ले लिए Q1 Q2 और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेटेड है, जैसे वहां पर M1 M2 लेते थे। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड आपको मालूम है किस चीज पे करता है, नेचर ऑफ चार्ज। अगर ये पॉजिटिव रिपल्शन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्शन। तो कोई भी एक केस ले लेते हैं, मान लो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर Q1 और Q2 दोनों सेम चार्ज हैं, यानी नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कूलम ने एक जानकारी दी हमको जो कि पूरी तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से प्रेरित है और लगभग वैसी ही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी Q1 Q2 को पुश करेगा और Q2 Q1 को पुश करेगा, और दोनों जो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं उसका जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको मैं लिख देता हूं F21 और इसको लिख देता हूं F12। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज F21 तो आप सिंपली बोल सकते हो F21 वेक्टर इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 और F12 वेक्टर क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। अब बिफोर गेटिंग इनटू द वेक्टर फॉर्म मैं आपको सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बता देता हूं जो कूलम ने दिया था, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट हमसे कहता है कि whenever two charges Q1 Q2 separated by a distance r, then a force of interaction develops between them and this force of interaction is directly proportional to the
product of the charges and is inversely proportional to the square of the separation between the two charges, जैसा वहां था। और इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं तो यहां से मुझे F की प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के बराबर मिलती है। तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमारे सामने ये फोर्स की वैल्यू आ जाती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मैं एक एक करके उसको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये जो फोर्स लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इसको सेपरेटली लिख दूं, है ना, आप लोग इस चीज को समझते जाओ, चाहो तो पहली बार में समझ लो फिर इसको नोट कर लेना, रफ कॉपी लेकिन साथ में रखना, इससे कोई क्वेश्चन दो तो आप उसे ट्राई कर सको। तो यहाँ पर अगर f को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ से जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट आता है। अच्छा, हम लोग अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए इतना बड़ा ना लिखें बार बार, इसलिए हम इसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं k। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये k उससे अलग है, केवल एक नाम है, कुछ भी आप c भी रख सकते हो, है ना। कुछ लोग कंफ्यूजन हटाने के लिए c रख देते हैं, लेकिन मैं k को यूज टू हूं तो मैं k ही लिखूंगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 9 × 10⁻⁹ आती है। अगर यूनिट पूछो तो कितना होगी बोलो, ये उधर भेज दो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, करेक्ट। ये मेरे सामने k की वैल्यू आ गई। अब अगर ये मेरा k आ गया और इसके अंदर, अच्छा, ये जो टर्म है ना एप्सिलॉन नॉट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो हमको ये बताती है कि वो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पेनिट्रेट करेंगी। ये समवॉट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसी जैसा है, बट इसको थोड़ा सा मैं अभी रिलेट करूंगा। तो आप पहले इसको समझ लीजिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। दिस इज 8.85 × 10⁻⁻12। कितनी वैल्यू बेटा इसकी? 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट पूछूं तो इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से परमिटिविटी की हमारी वैल्यू आ जाती है। ये परमिटिविटी किसकी है? फ्री स्पेस की। अगर मान लो मैं फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम लेता तो फिर मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करना पड़ता? एप्सिलॉन एम। तो पहले मैं उसको बता देता हूँ, फिर मैं वेक्टर फॉर्म की तरफ आऊंगा। तो अगर मान लीजिए इफेक्ट ऑफ मीडियम कोई पूछे, इफेक्ट ऑफ मीडियम, है ना, ग्रेविटेशन में और इसमें ये अंतर है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। पानी में लगाओ, हवा में लगाओ, अंतरिक्ष में ले जाओ, जहां ले जाना है सब जगह कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग मीडियम में फोर्स कैसा आता है? अलग अलग। तो अगर मैं आपसे यहाँ बोलता हूँ कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो मैं किसी दूसरे मीडियम में रख देता हूँ, है ना, ये रहा कोई, ये कुछ स्लैब है या कुछ मीडियम है, मैंने रैंडमली बना दिया। ये चार्ज फिर से हमारा वही Q1 और इससे कुछ दूरी पर सेपरेटेड है यहाँ पर दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पर इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, वो हमको दे रखा होता है K, है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी ना। सिंपल वर्ड्स है, ये क्या होता है ये समझ लो आप, केवल इस तरीके से समझ लो। डिटेल में तो फिर हम जाएंगे इसके बाद में। क्या लिख दिया मैंने? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लो आप बेटा कि ये है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब दूसरी जो भी परमिटिविटी है वो किसी के रेफरेंस में तो लेना पड़ेगी, तो जिसके भी रेफरेंस में लोगे वो यही हमारा फ्री स्पेस होता है। तो अगर मान लीजिए इस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अंतर समझो जरा, वो क्या है।
हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि भैया अगर इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? एब्सोल्यूट। लेकिन हमें चाहिए रिलेटिव वैल्यू। क्यों चाहिए उसका रीजन सुनो। अगर मैं इसको यहां लिखूं तो ऐसा कह सकता हूं कि इस दौरान जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स और इन मीडियम, दिस फोर्स इन मीडियम शुड बी गिवन एज 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आ सकता है ना, मीडियम है अगर तो एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा, तो यहां क्या लेना पड़ेगा? एप्सिलॉन एम। एंड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं है, करेक्ट। इसीलिए आपको समझ में आ गया हो वहां पर हमने जो कैपिटल G लिया था ग्रेविटेशन में, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, कोई भी मीडियम में चले जाओ। यहाँ पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, K की वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। तो यहाँ से Fm कितना आ गया? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसको कंपेयर कैसे करें हमारे एयर के फोर्स से। एयर का फोर्स कितना होता है? F एयर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वी कैन नॉट कंपेयर दीज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इनको कंपेयर करने के लिए उन्होंने इक्वेशन 1 में एक चेंज किया और उन्होंने बोला कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे फायदा क्या हो गया देखो, इससे मैं अगर अपने इस स्टेटमेंट को लिखना चाहूं तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अच्छा, एप्सिलॉन आर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से एप्सिलॉन एम कितना बन गया? एप्सिलॉन एम बन गया एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारे सामने उत्पन्न हो गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना फोर्स लग रहा है तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे कि जो मीडियम का फोर्स है वो वैल्यू जो है वो थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है। कितनी हो गई है जल्दी से देखें अगर, तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर एफ एयर जो था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और मीडियम का जो फोर्स रहेगा वो 1/4 पाई। अब सुनो, एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट के, करेक्ट, इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या हो गया, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो F मीडियम अपॉन F एयर जब करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा एयर का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बेटा मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा कोई समझाने की चीज नहीं है ना। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो वैसे ही कटने थे, 1/4 पाई भी कट गया, एप्सिलॉन नॉट भी कट गया। देख पा रहे हो आप लोग ध्यान से? तो सीधा सीधा मैं यहां से क्या रिलेशन बना पा रहा हूं कि F मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइड बाय K। तो आसान भाषा में आज से इसको याद रख लो। क्या याद रख लो? कि कभी भी अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दे रखा है K और उसमें लगने वाला फोर्स पूछा जा रहा है और दोनों चार्ज पूरी तरह से उस मीडियम के अंदर रखे हैं, तो सीधा सीधा F मीडियम का जो फोर्स हो जाता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एलरेडी लिख दो, और जहां जहां एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वहां उस एप्सिलॉन नॉट के साथ एक K चिपका दो। ये K क्या है? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सिंपलेस्ट मेथड है। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एयर में फोर्स लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपने रख दिया चार्जेस को मीडियम में पूरी तरह से, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो आप फॉर्मूला एयर का लगाओ जैसे लगता था, और जहां जहां एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वहां एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगा दोगे आप? K चिपका दो बस। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अंतर समझे? ये K और वो ये K, ये अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, एंड दिस इज रैंडम कांस्टेंट जिसका K नाम होना भी नहीं चाहिए था, हमने कुछ भी रख सकते थे, C रख लो आप, है ना। मैं K रखता हूं इसीलिए मेरे को K याद है। अच्छा, यहां से एक खास बात और सुनो, दो चार्जेस को मैंने हवा में रखा और उन्हीं दो चार्जेस को पानी में रख दिया, सेम सेपरेशन है, सेम मैग्नीट्यूड है सब, तो कहां फोर्स ज्यादा होगा? तो इसको कंपेयर करने के लिए जरा इस इक्वेशन पर आओ, तो थोड़ा ध्यान से समझो। आपको मालूम है K
1 होता है फॉर परफेक्ट इंसुलेटर एंड इन्फिनिटी फॉर परफेक्ट कंडक्टर, यानी k 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, तो k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इफ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो यहां से साफ साफ आप कह सकते हो कि f मीडियम इज लेस देन f एयर। तो अगर मैं दो चार्जेस को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखता हूं तो सबसे ज्यादा उनमें जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, एयर में। और मैं इन्हीं दो चार्जेस को अगर पानी में रख दूं तो इन पे फोर्स तो लगेगा, लेकिन जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो मीडियम में जाते से ही फोर्स का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाता है और एयर में उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। एयर के लिए परमिटिविटी हमारे पास इस तरीके से आती है, मीडियम की देर तो नहीं रखी होती, एक्चुअली ये दिया नहीं जाता। ये दिया जाता तो सीधा सीधा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो जाता। ये नहीं दिया जाता तभी तो हमें ये जुगाड़ लगानी पड़ी। हमें दिया क्या जाता है k यानी एप्सिलॉन r, तो हम लोगों ने यहाँ से एप्सिलॉन m को एप्सिलॉन r या k में कन्वर्ट कर दिया और ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसमें दो तीन चीजें बहुत खास थी। सबसे पहला कि जब भी मैंने दो चार्जेस लिए थे, चाहे किसी भी मीडियम में लूं, इनके बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे थे, आपने ध्यान से देखो, अगर अट्रैक्टिव हुए तो इधर और रिपल्सिव हुए तो इधर, यानी द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल ऑलवेज लाई अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, जैसा ग्रेविटेशन में होते थे। तो इसीलिए इस फोर्स को एक खास नाम दिया गया है सेंट्रल फोर्स। ये मैं प्रॉपर्टीज में लिखवा दूंगा आपको। तो ये सेंट्रल फोर्स क्यों है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव, ये हमेशा इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही लगेगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। एम आई क्लियर अबाउट दिस थिंग? तो अब मेरे सामने दो तीन चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। दूसरा, मीडियम अगर बीच में आ जाए या चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, पानी में डुबा दिया दोनों चार्ज को, तो क्या होगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ के चिपका दो। क्यों, मैं बता चुका हूं। करेक्ट। अच्छा, वैल्यू फोर्स की कम होगी बढ़ेगी, कम हो जाएगी। कोई पूछे कितना होता है मीडियम में फोर्स, तो एयर के फोर्स का डिवाइड बाय के, तो एफ एयर बाय के सीधा सीधा एफ मीडियम। ये हमारे सामने एक सिंपल बेसिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। अच्छा, अब इसका दूसरा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पर तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है इसके दूसरे फॉर्म्स की। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉ बताता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता दूंगा और फिर आप कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ग्रेविटेशन जैसा ही है, तो इसीलिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ग्रेविटेशन को रिवाइज कर लें, बिकॉज ग्रेविटेशन अगर आपने रिवाइज कर लिया तो 60% पोर्शन तो इसका बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी देख लेते हैं। देखो, बहुत ही सीधा साधा प्रिंसिपल है। ये हमसे क्या कहता है कि मान लो बेटा यहां एक चार्ज लिया, ठीक है, और इस चार्ज के सराउंडिंग में एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, ठीक है। अच्छा, इस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले ऐसे समझ लो कि कोई भी एक कंडक्टर है चार्ज। अब इस चार्ज कंडक्टर पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो एक फोर्स लग रहा है इस पे, इधर बेकार लॉ है, एकदम पढ़ चुके हो तुम। सेकंड F2, थर्ड F3, फोर्थ F4। मान लो चार फोर्सेस लग रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा या नेट फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर लगने वाला है, दैट नेट फोर्स विल बी दी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, F1, F2, F3, F4। और भी फोर्सेस लगते हैं तो और वेक्टोरियल हम ऐड कर देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेकार सा प्रिंसिपल है, सिर्फ ये कहता है कि एक बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस को एक दूसरे में सुपर इंपोज कर दो, और सुपर इंपोज करने के बाद जो फोर्स मिलेगा दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो अब ये कोई खास नहीं था, आपको मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। बहुत जरूरी है कि ये कब कब अप्लाई होता है। तो वेक्टर फॉर्म जल्दी से इसका देख लेते हैं, मैं यही लिख देता हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, दो कारण। अगर कोई कॉम्प्लेक्स 3D प्रॉब्लम आता है, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा।
क्योंकि उस समय हम लोगों को रिजोल्यूशन लेते वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है सोचना, इमेजिन करना कि किसका कंपोनेंट किधर लेना है, कैसे लेना है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इसका, ये चैप्टर आपके 12th बोर्ड में भी है ना। 12th बोर्ड के अंदर ये चीज को एम्फेसाइज किया जाता है, तो इसका डेरिवेशन वगैरह आता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। टफ नहीं है, सिंपल पोजीशन वेक्टर की जानकारी होना चाहिए और आप इसको कर सकते हैं। देखो वही 2 पॉइंट चार्जेस लिए, कूलम्स लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है जो न्यूटन्स लॉ की थी कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं रैंडमली ये मैंने यहाँ एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ, है ना। तो ये मेरा वाई एक्सिस हो गई और यहाँ पर हमने बना दी बेटा एक्स एक्सिस। अब इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट चार्ज है जो यहां से इस जगह पर रखा हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। 3D वेक्टर वो ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट A है और यहां चार्ज रखा हुआ है q1, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली चलो ठीक है, पहले तो दूसरे को ले लो, दूसरा इधर है। तो अगर मैं दूसरा इधर रख देता हूं तो इस दूसरे चार्ज का वैल्यू है q2 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ठीक है, मैं बोलता भी जा रहा हूं, तो आप लोग अगर इनिशियल वीडियो क्वालिटी थोड़ी कमजोर आए तो आप लोग इसको सुन के भी लिख सकते हैं ना। एट द सेम टाइम वीडियो क्वालिटी एक्चुअली तब सबसे अच्छी आती है जब लोड सबसे ज्यादा कम होता है। तो दोपहर में, सुबह, इसीलिए मैं शायद दोपहर में इस वीडियो को लाइव करूंगा, है ना। चलो तो आप ध्यान से देखो, ये Q1 Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि दोनों का चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो दोनों में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। तो फिलहाल पॉजिटिव मान के सॉल्व करता हूं, नेगेटिव में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा सिर्फ। तो अगर इसको भी पॉजिटिव माना और इसको भी पॉजिटिव माना तो इस पर फोर्स अलोंग दिस ब्लू लाइन ही लगेगा, लेकिन ये जो फोर्स होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। और इस फोर्स का नाम रख देते हैं F21, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। और ये जो फोर्स होगा इस पर इधर लगेगा और इसको हम बोल देंगे F12, ठीक है बेटा, F21 F12। अच्छा अब सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां पर है, तो इसका भी एक खास नाम रख दो, लेट अस कॉल इट R1। सिमिलरली इसका भी एक खास नाम रख दो, लेट अस कॉल इट R2, है ना। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज R1 वेक्टर तो आप सीधा सीधा बोल दोगे R1 वेक्टर हो जाएगा x1 माइनस 0 i कैप, y1 माइनस 0 j कैप, z1 माइनस 0 k कैप। सिमिलरली R2 वेक्टर क्या होगा बेटा, R2 वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस 0 i कैप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, y2 माइनस 0 j कैप, z2 माइनस 0 k कैप। अब R1 R2 मिल गए मेरे को, है ना। अच्छा इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा समझो जरा ध्यान से। R1 का मतलब क्या हो गया एक तरीके से कि R10 है ना, 10, क्योंकि R1 माइनस R0 कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं R12 क्या है तो इसका मतलब होता है R1 माइनस R2। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी वेक्टर्स में कंफ्यूजन है वो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें, अगर R12 R1 माइनस R2 है तो जो पहले आ रहा है वहां पर हेड आता है और जो बाद में आ रहा है वहां पर टेल आता है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर का मतलब कौन सा डायरेक्शन है, 1 से 2 या 2 से 1, समझो। जो बाद में पहले आता है वहां पर आपका हेड आता है ना। तो यहां पर R12 का मतलब हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन, यानी टूवर्ड्स 1, है ना। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज R12 तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। आप समझो नाम उल्टा है, R12 तो पोजीशन वेक्टर किसका है, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि R21 कितना है तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 का मतलब क्या हो गया, ये
टूवर्ड्स टू, ये एरो देख रहे हो, समझो जरा इस चीज को, इसमें बस इतना ही समझना होता है। खैर लेंथ तो हमें पता है दोनों का सेम है, तो ये हमारा R21 वेक्टर है और ये हमारा R12 वेक्टर। तो एक हो गया R12 वेक्टर और एक हो गया R21 वेक्टर। सभी को ये भी मालूम है कि मैग्नीट्यूड वाइज मॉड ऑफ R21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R12, यानी दोनों का जो लेंथ है वो समान है और ऑब्वियसली समान होगा भी, है ना। हम प्रूव भी कर सकते हैं, x1 x2 के टर्म्स में ही आएगा वो। चलो ये हमारे सामने आ गया। अब कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए सर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, यानी F21 कितना है, तो सिंपल सुनना, स्केलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कौन सा वाला, कोई भी ले लो, R ही रहेगा वो, हालांकि चलो फिर भी नाम लेना है अगर, तो आप इसको एक काम करो, फोर्स ऑन 2 निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन 2 का डायरेक्शन है इधर, यानी ये एरो और ये एरो, तो ये एरो के लिए R21 है, तो यहाँ पर सीधा सीधा R21 स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे अगर इसको वेक्टर बनाना है तो क्या करूं, तीर लगा दो, लगा दिया, साथ ही साथ डायरेक्शन में से मल्टीप्लाई कर दो। इसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, R21 का डायरेक्शन। R21 के डायरेक्शन को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, R21 कैप, यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसा बन गया, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। देखा सिंपली। फाइनली अगर इसको लिखना चाहो तो F21 वेक्टर क्या बन जाएगा, ये सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि अब हमें कोऑर्डिनेट्स ही तो लिखना है बस, तो यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1, ठीक है बेटा। Now this is how we find out this F21 force। अच्छा ऐसे ही अगर मैं F12 लिखूं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखते हैं लिख के जरा। अगर F12 डायरेक्टली लिखूं तो वो कितना आएगा, F12 वेक्टर विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और ध्यान से देखो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ से F12 वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/, या ऐसे कह दो माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो लेंथ है, R12 कह दो, R21 कह दो, क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, और ये बन जाएगा R2 माइनस R1। आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है F21 वेक्टर। तो यहां से एक चीज जस्टिफाई कर ली हमने कि F12 वेक्टर इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। देखा कितना सिंपल था ये, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। और सही बात है, माइनस हो गया, मैग्नीट्यूड में सेम हो गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21 एंड डायरेक्शन अपोजिट है। तो मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि भैया जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है किसमें, डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हो गया कि और सही भी है, मैं किसी दूसरे को खींच रहा हूं तो दूसरा मुझे खींच रहा है, तो जितने फोर्स से मैं दूसरे को खींच रहा हूं उतने से दूसरा मुझे खींच रहा है। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कैसा है, सेम, मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज ऑब्वियसली अपोजिट। मैं उसको इधर खींच रहा हूं तो वो मुझे उधर खींच रहा है, तो ये चार्जेस पर भी एप्लीकेबल है। ये वेक्टर फॉर्म होता है कूलम्स लॉ का, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लें, है ना, अच्छे से, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा इसी को यूज कैसे करते हैं उस पर हम आएंगे, बट फिलहाल इसका एक आखिरी सेक्शन और देखो, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कूलम्बिक फोर्स। कूलम्स लॉ आखिर क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उसको नोट कर लेंगे।
करेक्ट। तो आप इसको नोट करो पहले। चलिए, तो इसके अब हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, है ना। सबसे पहली आप एक काम करिए, आप नोट कर लीजिए, मैं एक एक करके बताता हूँ और फिर थोड़ा एक्सप्लेन करने का होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, फुल स्टॉप। पता है आपको क्या है ना। इसका एक नोट है इंपॉर्टेंट, आपको वो भी पता होगा अगर किसी को याद है, किसी ने ग्रेविटेशन पढ़ा है तो नोट लिख लो इसमें। A sphere behaves as a point charge. A sphere behaves as a point charge for points outside the sphere. A sphere behaves as a point charge for points outside the sphere. Hence, we can say that Coulomb's law can be applied in case of spheres. It is not, ये समझ जाओ, ये applicable नहीं है but can be applied, है ना। तो Coulomb's law can be applied in case of spheres. तो ये आपको पता है, पहला पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, जैसे वहां पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल होता था। स्फीयर्स के लिए हम अपनी चालाकी से लगा देते हैं, है ना। सेकंड लिखिए, सेकंड प्रॉपर्टी, फोर्स इंटरेक्शन between any two charges, force interaction between any two charges is independent of the presence of force interaction between any two charges is independent of the presence of any third charge. करेक्ट। जैसे मान लो मैंने यहाँ दो पॉइंट चार्जेस ले लिए, ये रहे, है ना। इसका नाम है Q1 और इससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है Q2 और यहाँ कुछ दूरी पर रखा हुआ है Q3। ये डिस्टेंस है R, ये है R डैश। तो जब मैं Q1 पे Q2 का फोर्स निकालूंगा, है ना, अट्रैक्टिव हुआ मान लो, चलो इसको नेगेटिव मान लिया, तो ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, बट ये जो फोर्स लगेगा F1 ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। माइनस इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि डायरेक्शन इंडिकेट कर दी है। सिमिलरली एफ डैश, इसको एफ मान लो, तो दूसरा एफ डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के Q1 Q3 बाय आर डैश स्क्वायर। आप एक खास बात देखो, जब मैं 1 और 2 का इंटरेक्शन ऑब्जर्व कर रहा हूं तब 3 का कोई यूज किया क्या? नहीं। जब 1 और 3 का इंटरेक्शन कर रहा हूं 2 का कोई यूज किया? बिल्कुल नहीं किया। तो इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, नेट फोर्स अगर Q1 पे निकालना है तो फिर हमें F और F डैश का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर प्लस 2f एफ डैश कॉस थीटा। ये वेक्टर से आता है, जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता मेरे क्लास 11th के वेक्टर्स के वीडियो देखना शुरू कर दो बेटा, है ना, हेल्प होगी। चलो, तो यहां से हमको ये पता चल गया कि रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये सेकंड हमारी प्रॉपर्टी होगी ना, मतलब कि कोई भी दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड, दिस फोर्स always acts along the line joining the center of the two charges. This force always acts along the line joining the centers of the two charges. पॉज करके लिख सकते हो आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये पहले इसका एक और लाइन लिख लो। तो मैंने क्या बोला था? This force always acts along the line joining the centers of the two charges. Hence, it is a central force. Hence, it is a central force. Hence, it is a central force. And like all central forces, in the absence of any other body, in the absence of any other charged body, angular momentum of the system should remain conserved.
एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कंजर्व। मतलब समझ लो, ये Q1 है, ये Q2 है। अब फोर्स जो भी लगेगा या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इसी लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं। तो अगर Q1 का Q2 के अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम निकलवाऊं और Q2 का Q1 के अक्रॉस, दोनों कैसे आएंगे? जीरो। या ऐसा कह दो कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना आएगा? जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आ गया तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी कंजर्व। सन प्लैनेट याद करो, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम अर्थ का विद रिस्पेक्ट टू सन कैसा होता है? कंजर्व। वैसे ही तो हो गया ये, है ना? तो अगर मेरे को कोई भी दो चार्जेस दे रखे हैं तो जो भी फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, चाहे टुवर्ड्स लगे Q2 या अवे फ्रॉम Q2। करेक्ट? तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई शायद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो आप लोग। नेक्स्ट, unlike gravitational force, this force depends on the presence of medium. Unlike gravitational force, this force depends on the presence of the medium. That is, it is a medium dependent force. It is a medium dependent force. हम देख चुके हैं वो चीज, है ना? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। Like all central forces, this force is also conservative in nature. Like all central forces, this force is also conservative in nature. That is, work done in moving a point charge under the influence of Coulombic force across a closed loop is always zero, है ना? सिंपल भाई, अगर केवल Coulombic फोर्स लग रहा है, अब इस पार्टिकल को यहां से लेके मैं इधर उधर ले गया, दुनिया भर में ब्रह्मांड में घुमा के ले आया और वापस यहीं ले आया, तो इस पूरे क्लोज लूप पे जो भी वर्क हुआ, है ना, दैट वर्क विल ऑन दिस चार्ज विल ऑलवेज बी जीरो। क्यों? कंजर्वेटिव है ये, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ही तो घूम रहा है ये। तो कूलम्बिक फोर्स के प्रेजेंस में अगर मैं एक बॉडी को दूसरी जगह ले जाता हूँ फिर वापस वहीं ले जाता हूँ, तो इसका मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर कितना आ जाएगा? जीरो। तो वर्क डन अलोंग द क्लोज लूप इन दिस केस विल बी जीरो। तो ये मेरे सामने एक प्रॉपर्टी हो गई, है ना? ये हमारे सामने आ गया, है ना? और इनफैक्ट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, वो प्रॉपर्टी को लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन भी तो हो गया। आप एक रॉड मत कर देना, एक रॉड का सेंटर ऑफ मास ले लिया, दूसरे रॉड के बगल में रख दिया और फिर k q1 q2 by r स्क्वायर सब चौपट, ऐसा मत कर देना। इसके तरीके होते हैं, हम देखेंगे उसको। हालांकि हमने ग्रेविटेशन में देखे भी, आपको याद होंगे, तो आई सजेस्ट बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशन के नोट्स अच्छे से पढ़ना बेटा। जैसे ग्रेविटेशन के नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके लिए पहले जो 4-5 लेक्चर्स हैं, है ना, वो ऐसे चुटकियों में खत्म होंगे, उसको दिक्कत ही नहीं आनी, बड़े आसानी से इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। खैर, तो हम लोग ये प्रॉपर्टीज देख चुके हैं ना, एक आध कोई मिस हो रही हो तो देख लेते हैं जल्दी से। नहीं, सारी प्रॉपर्टीज हम ले चुके हैं, है ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज को। अब इसका एक आध क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमें पता चले कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो लेट अस बिगिन दी क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करने की जगह समझा देता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दोनों एक दूसरे से किसी सेपरेशन पर रखे हुए हैं R, और इस समय इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो F है। तो जब ये दोनों R दूरी पर रखे हैं तो इंटरेक्शन फोर्स कितना है? F। उनका कहना है कि अगर मैं डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का उसको हाफ कर दूं और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का उसको डबल कर दूं, तो नया फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस फोर्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत सिंपल से ही करेंगे अपन। तो डिस्टेंस को आधा कर दिया और चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा कर दिया? डबल। तो आप लोग ट्राई करो, है ना, ट्राई करो, पॉज कर लो, है ना, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो आप लोग। लाइव पॉज हो जाता है, देखो, हाँ हो जाता है, ठीक है। चलो आप ट्राई करो इसको पॉज करके, है ना, और उसके बाद नीचे अगर हो तो आंसर भेज दो कमेंट में। करेक्ट? चलो देखते हैं जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम? मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप ये समझो, शुरुआती फोर्स कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 by R स्क्वायर, और नए फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F डैश, तो वो हो जाएगा K। अब Q1 हो जाएगा 2Q1, Q2 हो जाएगा 2Q2 और R बन जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। बस खत्म, बेकार।
सॉल्व कर दो। तो एफ डैश कितना आ गया 4k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बाय 4। ये 4 भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कितना है f, तो यहाँ से f डैश कितना आ गया 16f। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत हुआ, श्री गणेश कर दिया हमने, नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो शुभारंभ हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रीड भी कर देता हूं अगर आप चाहो तो। अ चार्ज Q is divided into two parts and then they are placed at a fixed distance. Correct? A charge Q is divided into two parts and then they are placed at a fixed distance. The force between the two charges is always maximum when the charges are. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझो जरा। सबसे पहले एक चार्ज था Q, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया दो टुकड़ों में। अब मुझे नहीं पता टुकड़ों का रेशियो क्या है, तो लेट अस से एक टुकड़ा हो गया स्मॉल q और दूसरा टुकड़ा हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और उसका कहना है कि ये दोनों टुकड़ों को एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर रखा गया जो कि फिक्स्ड है ना, ये सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो अब उसका ये पूछना है कि स्मॉल q की क्या वैल्यू लेना चाहिए जिससे इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा हो जाए मैक्सिमम। क्वेश्चन समझो, q को ब्रेक किया दो पार्ट में, और अब वो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ स्मॉल q सच दैट, या व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ q एंड q सच दैट कि इनके बीच का फोर्स जो इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ट्राई करो फिर से पॉज करके, मैं करना शुरू कर देता हूं, है ना। चलो देखो, तो यहाँ क्या होगा आपको मालूम है, f डैश जो होता है ना, या f जो होता है वो होता है k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं यहां ले जाता हूं, तो ध्यान से देखो, f बन जाएगा आपका k बाय आर स्क्वायर QQ माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये f आ गया मेरे सामने। अब सोचकर मुझे बताओ, ये फोर्स क्या डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है? नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। ये वेरी किसके साथ कर रहा है? q के साथ। इसकी अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग फोर्स आएगा। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम लिखना है तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, df बाय dq शुड बी इक्वल टू 0। खत्म, सॉल्व कर दो इसको। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करो, तो k बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो q इनटू कैपिटल Q, कैपिटल Q इज कांस्टेंट, q का डिफरेंशिएशन 1 माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वेरिएबल है तो 2q, दिस शुड बी इक्वल टू 0। जैसे ही इसको इक्वल टू 0 डालोगे, k बाय आर स्क्वायर गया, q इक्वल टू कितना आ गया 2q, यानी यहां से सीधा सीधा वैल्यू आ गई स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2 एंड दिस गिव्स यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी हाउ सिंपल क्वेश्चंस आर। तो यहां से जो इसका जो स्मॉल q है वो q बाय 2, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कैपिटल Q को आधा आधा कर दो, आधा q बाय 2 आधा q बाय 2। तो इक्वल सेपरेशन जब आप कर दोगे तो उस परिस्थिति में जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। इसके अलावा जो भी केस लोगे आप, सब में फोर्स क्या आएगा, इस मैक्सिमम वैल्यू से कम आएगी। अच्छा, कोई पूछे मैक्सिमम फोर्स कितना है, तो एफ मैक्स भी निकाल सकते हो। एफ मैक्स कितना हो जाएगा, k q बाय 2 अपॉन आर स्क्वायर, k q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, और दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। देख रहे हो, दिस इज हाउ वी अप्रोच दीस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल, है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन एक रैंडमली देख लेते हैं जल्दी से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्क्वायर फ्रेम ले ली। अब इस स्क्वायर फ्रेम में ये सब ग्रेविटेशन में किए हुए हैं, है ना। चार्जेस रख दिए यहाँ प्लस q माइनस q प्लस q माइनस q, ठीक है। नाम रख दो इनका a b c d, सबके बीच का सेपरेशन है स्मॉल ए, स्क्वायर फ्रेम है। नाउ ही इज आस्किंग फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट पॉइंट डी। इस पर नेट फोर्स सिंपल है ना। पॉज करके ट्राई करो, मैं कर देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले इस चीज को समझो, ये दोनों के बीच का सेपरेशन अगर a है तो यहां पर q और q नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो मैं पहले बना दूं तो ये ऐसा कहेंगे कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऐसा लगेगा, यानी माइनस q को ये ऊपर खींच रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी किधर खींच रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है। लेकिन ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है।
तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, और इसका मैग्नीट्यूड अलग आएगा तो इसको एफ डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, एफ अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कह दूंगा एफ विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। जो लोग ये रोना शुरू करते हैं प्लस माइनस नहीं देखा, अबे डायरेक्शन ले ली ना, तो काय का प्लस माइनस। चलो ये एफ हो गया, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, तो एफ डैश हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये ए, तो ये हो गया ए रूट टू, तो इनके बीच का फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू। सिंपल, डायरेक्शन ले लिया है तो और कोई चीज सोचनी नहीं है हमको। डायरेक्शन नहीं ली होती तो मैं माइनस क्यू प्लस क्यू डालना पड़ता। ठीक है, अब सुनो, अब ऐसा मान लो, यहां बना रहा हूं मैं कि मैं थोड़ा साफ कर दूं तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना। ऐसा मान लो कि यहां पे ये जो डी पॉइंट है इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर F और एक लग रहा है F इधर। तो पहले तो क्या करो, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। तो आपको मालूम है वेक्टर्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर मेरा वेक्टर का वीडियो देखो। तो यहां से F और F का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F रूट टू 90 डिग्री पर है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, है ना। अच्छा अब सुनना, 90 डिग्री पर है तो ये 45 रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका रिजल्टेंट इस लाइन के अलॉन्ग ही आएगा और ये रहेगा F रूट टू। ठीक है, और F डैश जो है वो है F बाय रूट टू। आप समझो अंतर, F डैश जो है वो कैसा है, F बाय रूट टू। तो कौन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली F रूट टू ज्यादा होगा, है ना। तो F रूट टू अगर ज्यादा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन D विल बी F रूट टू माइनस F बाय रूट टू। आगे पीछे वेक्टर पढ़ो, तो यहां से कितना आ जाएगा, F इंटू रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू। चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो रूट टू इंटू रूट टू 2 बन जाएगा, 2 माइनस 1 1 बाय रूट टू, है ना। तो कितना आ गया, तो सिंपल हो गया, है ना, करेक्ट। तो एफ डी विल बिकम एफ बाय रूट टू, और एफ आपको मालूम है कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। समझ में आ रहा है सभी को, है ना। ए स्क्वायर यहाँ भी आएगा। ओ शिट, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सुनो भाई, ये ए रूट टू का होल स्क्वायर आएगा ना, क्या करते हो यार तुम लोग, ध्यान भी नहीं देते हो, तो ध्यान भी देके क्या करोगे। चलो ए रूट टू का होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर ये 2a स्क्वायर बचेगा, यानी f बाय 2 बचा ये, है ना। क्या कर दिया यार मैंने, अरे राम, समझो इसको भैया, होश में नहीं हो। देखो भैया क्या हो रहा है, अरे यार ए बाय रूट टू, ए रूट टू था ना, ये ए रूट टू का स्क्वायर लोगे ना, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है कुछ भी। चलो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, f बाय 2, है ना। चलो अब सिंपल्स खत्म, f बाय 2 ऑब्वियसली f बाय 2 इससे तो कम ही होगा। तो नेट फोर्स d पे कितना आ जाएगा, f रूट टू माइनस f बाय 2, तो f इंटू रूट टू माइनस 1 बाय 2। तो मैं सोचूं इतना सिंपल कैसे आ गया, ये आंसर आ जाएगा। f की वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच दीस क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एचसी वर्मा में मिलेंगे, है ना, डीसी पांडे में मिलेंगे। आप इसके जितने लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट। तो ये आपका सबसे पहले कूलम्बिक फोर्स आ गया। आई होप ये सभी को क्लियर है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के तौर पे भी ले लो, है ना, उनको आप ट्राई करो और मुझे सेंड करो। सेंड कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ऐप पे जो असाइनमेंट वाला सेक्शन आएगा, है ना, वहाँ सीधा सीधा आप अपलोड करते हैं। तो फोटोज वगैरह आप अपलोड कर सकते हो वहाँ, जो भी कॉपी पे करो उसकी फोटोज खींच कर मुझे भेज देना। तो एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ट्राई करने हैं। एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है, पॉज कर करके लिखते जाना। A pithball A of mass 9 into 10 to the power of minus 5 kg a pithball of mass 9 into 10 to the power of minus 5 kg carries a charge of 5 microcoulomb. Carries a charge of 5 microcoulomb. Full stop. What must be the magnitude? What must be the magnitude and sign of the charge? What must be the magnitude and sign of the charge
on a pith ball B, held 2 centimeter directly above, the pith ball A, held 2 centimeter directly above the pith ball A, such that the pith ball A remains stationary. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए. सेकंड क्वेश्चन लिखिए. सेकंड, two small spheres, each of mass 10 milligram, are suspended from a point by threads 0.5 meter long, full stop. They are equally charged and repel each other to a distance of 0.28 meter. Full stop. If g is equal to 10 meters per second square, what is the charge on each sphere? What is the charge on each sphere? थर्ड क्वेश्चन लिखिए. A particle of mass m carrying charge q, a particle of mass m carrying charge q1, is revolving around a fixed charge minus q2, in a circular path, of radius small r. Calculate the time period of revolution. And its speed also. ठीक है, ये इक्वेशन हो गया है ना. एक और क्वेश्चन लिखो, ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है ना, अदरवाइज चैप्टर हो जाएगा, आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है. सिंपल एक और क्वेश्चन. Three equal point charges of charge plus q, are moving along a circle of radius capital R. And a point charge minus 2q is also placed at the center of the circle. Point charge minus 2q is also placed at the center of the circle as shown in figure. If charges are revolving with constant and same speed, at constant and same speed,
देन कैलकुलेट द स्पीड, देन कैलकुलेट द स्पीड। तो जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये डायग्राम में दिया हुआ है ना, इधर जा रहा है, तो ये स्पीड हमसे पूछी हुई है और डेटा कुछ दिया गया है। हाँ वो तो खैर आपको दे दिया, सर्कल का रेडियस r है, चार्ज q है, सेंटर पे एक -2q जरूर रखा हुआ है, ये हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और देखें क्वेश्चन, एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी आप लिख लो, है ना, बिकॉज ये जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए, टू identically charged spheres are suspended in the air, two identically charged spheres are suspended in the air by strings of equal length, are suspended in the air by strings of equal length. The strings make an angle 30 degree with each other. The strings make an angle 30 degree with each other in equilibrium. Full stop. When the system is suspended in a liquid, when the system is suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc, of density 0.8 gram per cc, then the angle between the string, remains the same. Angle between the string remains the same. If the density of these spheres is 1.6 gram per cc, if the density of these spheres is 1.6 gram per cc, what is the dielectric constant of the liquid? What is the dielectric constant of the liquid? First off, also give the formula for dielectric constant in terms of density of spheres and density of liquid. ये फॉर्मूला पहले बनाना है और फिर इसका आंसर बताना है। तो ये एक क्वेश्चन लिखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, इसको सब लोग बिल्कुल जी जान से ट्राई करना है ना। ये पूरा असाइनमेंट जो दे रहा हूँ मैं, इसकी डेडलाइन ये रहेगी कि अगर ये वीडियो जो अपन देख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए कल दोपहर में एयर होता है ना, लेट अस से 12 बजे के आसपास, तो अगर 12 बजे ये वीडियो एयर हो रहा है तो मेक श्योर कि शाम को 8 बजे तक वो असाइनमेंट सबमिट हो जाए। मुझे थोड़ा सा गुस्सा मत दिलाना बेटा, बहुत सीरियसली काम करो, है ना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो 8 बजे तक आपके असाइनमेंट्स आंसर्स मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। जिनके नहीं आ रहे हैं वो बचेंगे नहीं, मैं नोट कर रहा हूँ, मेरे पास सारा डिटेल है, पिछले वाले क्वेश्चन को किन किन ने नहीं भेजा है ना। बहुत स्ट्रिक्ट परेशानी आएगी आपको आगे, ठीक है, मुझे तो जानते हो यार। चलो, तो यहाँ से ये रहेगा, है ना, तो शाम का 8 बजे तक, क्योंकि 8 बजे तक अगर आप अपलोड कर दोगे इसको तो मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो 9 मैं 9 बजे तक सॉल्यूशन भी डाल दूंगा इसका, है ना, ठीक है, फेयर इनफ। अगला एक और क्वेश्चन लिखो, है ना, 7-8 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शायद उतने ही हुए होंगे। एक और लिखो, ये क्वेश्चंस कर लिए तो इससे क्या है, ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा, टॉपिक धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगते हैं ना क्वेश्चंस करने से, फिर आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो प्रॉब्लम्स का। लिखिए, टू पार्टिकल्स ए एंड बी having charges small q and 2q respectively, two particles A and B having charges small q and 2q respectively are placed on a smooth table with a separation of small d, are placed on a smooth table with a separation of small d, full stop.
A third particle C is to be clamped. A third particle C is to be clamped on the table. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remain at rest. That the particles A and B remain at rest. What should be the charge on C? What should be the charge on C, and where should it be clamped? What should be the charge on C, and where should it be clamped? तो ये छोटे से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं. टुमारो, आज क्या तारीख है? आज शायद मेरे ख्याल से क्या तारीख है? 30 है शायद, है ना? जो भी है, तुम्हें जिस दिन वीडियो देखने को मिले उसके शाम को 8 बजे तक तुम्हें ये सबमिट करना है असाइनमेंट. ऐप पे, व्हाट्सएप पे मत भेजना, ऐप पे डाल देना, मैं चेक कर लूँगा. ठीक है? तो सबमिट अगर नहीं कर पाए तो मेरी लिस्ट में आओगे तुम लोग, और जो सबमिट कर देंगे वेरी गुड. मोस्टली टुमारो 8 बजे तक अगर तुम सबमिट कर देते हो तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. मैक्सिमम 9 बजे तक तुम्हारे पास इसके सॉल्यूशंस लाइव हो जाएंगे. ठीक है? तो उनको फिर आप देख के थोड़ा सा सीखोगे, क्योंकि थोड़ा सा करो यार, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट? तो आप इसको करना है ना. आई होप सबको समझ में आया है. नोट कर लो जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं. नोट्स को प्रिपेयर करो, रीड करो, रेविटेशन के नोट्स को रिवाइज करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब. चलो सी यू.